हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि स्टडी आईक्यूजी के यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ ज्योग्राफी के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पर्सपेक्टिव से आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी के सेट 1 को। ठीक है, यानी कि सेट 1 में टॉप 50 क्वेश्चन आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी, जिसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। यदि आप हमारी कोई भी पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट जिसका नाम है www.ravibookspdf.com पर विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप हमारी सभी ई बुक्स को परचेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो शुरू करते हैं वीडियो, जिसका पहला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी सीमा ये किस देश के साथ लगती है। तो भारत की सबसे लंबी सीमा अगर कोई देश साझा करता है तो ये करता है बांग्लादेश। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा, यानी कि भारत की सबसे लंबी सीमा ये लगती है बांग्लादेश के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा बाउंड्री जो है ये बांग्लादेश शेयर करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और इसकी लंबाई कितनी है तो ये है लगभग 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, यानी बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे लंबी सीमा को साझा करता है, जो कि कितनी है 4096.7 किलोमीटर। अब कुछ और अगर हम एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो मैंने आपको बताया कि ये बांग्लादेश जो है इसके बीच की लंबाई कितनी है 4096.7 किलोमीटर। और ये कौन कौन से राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा करता है तो ये है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। तो बांग्लादेश जो है वो भारत के राज्य जिनका नाम है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा और साथ में पश्चिम बंगाल, इन सब के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। बांग्लादेश के बाद अगर हम बात करें भारत की दूसरी सबसे बड़ी सीमा तो ये लगती है चाइना के साथ, जो कि है लगभग 3917 किलोमीटर। और तीसरी सीमा लगती है ये लगती है पाकिस्तान के साथ, और कितनी लगती है 3310 किलोमीटर। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है कि सबसे लंबी है बांग्लादेश के साथ, उसके बाद है चाइना के साथ, और फिर लगती है ये पाकिस्तान के साथ। और सबसे छोटी सीमा अगर कोई देश साझा करता है भारत से तो ये है अफगानिस्तान, जो कि लगभग 106 किलोमीटर है। और ये किसके साथ साझा करता है तो ये करता है लद्दाख के साथ। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ स्थित है। तो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी की बात करें तो ये है गुड़गांव। गुड़गांव कहाँ पर है, ये है हरियाणा में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर आपका सही होगा, यानी कि जो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी है ये हरियाणा के गुड़गांव में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। फिर है कि धरती के प्राकृतिक उपग्रह ये कितने होते हैं। तो प्राकृतिक उपग्रह की बात करें तो धरती के टोटल उपग्रह है एक, यानी कि जो सैटेलाइट है पृथ्वी की वो कितनी है, वो है एक। और वो कौन सी है, जो कि है मून। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर आपका सही होगा, यानी कि धरती के प्राकृतिक उपग्रह की बात करें तो ये है सिर्फ एक, जिसका नाम है चंद्रमा यानी कि मून। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही होगा। तो देखिए मैंने भी आपको बताया कि जो धरती का प्राकृतिक उपग्रह है एकमात्र वो है क्या, चंद्रमा यानी कि मून। और ये बात करें अगर हम इसकी, रिसेंटली ये न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ चंद्रयान। ठीक है, चंद्रयान थर्ड की वजह से ये रिसेंटली न्यूज़ में था, क्योंकि चंद्रयान जो है वो चंद्रमा की सतह पर अभी फिलहाल ही में 23 अगस्त को लैंड किया है। और ये कहाँ पर लैंड किया है तो ये साउथ पोल पर, यानी कि जो दक्षिणी ध्रुव है वहाँ पर इसकी लैंडिंग हुई है। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और इसको किसने इस पूरे मिशन को किसने स्पॉन्सर किया है तो ये किया है इसरो ने स्पॉन्सर, यानी कि लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। और कहाँ से, सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि श्रीहरिकोटा में है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, तो धरती के प्राकृतिक उपग्रह ये है एक। अब आती है बात ब्लू मून की। तो ब्लू मून क्या है, देखिए अभी 30 अगस्त को जो ब्लू मून वाला कॉन्सेप्ट है ये आपने देखा होगा, काफ़ी न्यूज़ में भी था ब्लू मून। क्योंकि ब्लू मून क्या होता है, महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद, तो यही होता है ब्लू मून। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर आपका सही होगा, यानी कि महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद इसे ही कहते हैं ब्लू मून। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर आपका सही होगा। देखिए ब्लू मून जो है मैंने आपको बताया कि महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद है। और चंद्रमा इससे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है।
बात करें चंद्र ग्रहण की तो देखिए जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है तो तब लगता है चंद्र ग्रहण, और ये हमेशा पूर्णिमा की रात्रि में ही होता है। और अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है तो उस कंडीशन में लगता है सूर्य ग्रहण, और ये हमेशा अमावस्या को ही देखने के लिए मिलता है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। फिर है कि किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस की बात करें तो देखिए ये हर साल मनाया जाता है 22 मार्च। ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर आपका सही होगा। अब देखिए इसमें अदर ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो 22 मई की बात करें तो इस दिन हम मनाते हैं जैविक विविधता दिवस। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और इसके अलावा 5 जून की बात करें तो पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट डे। और 22 अप्रैल की बात करें तो इस दिन हम मनाते हैं पृथ्वी दिवस। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विश्व जल दिवस, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर है भूकंप आने का कारण क्या होता है। तो देखिए भूकंप आने का कारण ये होता है कि आपने अक्सर आप में से सभी ने मोस्टली आई एज्यूम दैट कि आप लोगों ने भूकंप को कभी ना कभी अपनी लाइफ में जो है एक्सपीरियंस किया होगा। तो भूकंप के आने के पीछे का कारण ये होता है कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह है, तो इसके नीचे जो है ना यहाँ पर काफ़ी सारी जो है प्लेट्स जो है वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। जब इन प्लेट्स में कोई भी हलचल, कोई भी दबाव या कोई भी मूवमेंट होता है तो उसका आभास हमें पृथ्वी की सतह पर देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से हमें भूकंप महसूस होता है। तो सही आंसर होगा उसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेट, जिनको इंग्लिश में कहा जाता है टेक्टोनिक प्लेट, उनकी गति की वजह से ही हमें भूकंप जो है वो महसूस देता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही होगा। देखिए भूकंप आने का कारण मैंने आपको बताया कि पृथ्वी की जो टेक्टोनिक प्लेट यानी कि विवर्तनिक प्लेट होती है, उनकी अगर गति होती है तो तभी भूकंप हमें महसूस देता है। और जब किसी भी कारण से अगर इन प्लेटों में कोई भी दबाव या कोई भी प्रेशर यहाँ पर क्रिएट होता है तो हमें भूकंप का अनुमान होता है। भूकंप के अध्ययन की बात करें तो इसको कहते हैं सिस्मोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। और सिस्मोग्राफ एक ऐसा यंत्र है जो कि भूकंप को एक ग्राफिक यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से इसकी स्टडी कराता है। रिएक्टर पैमाना ये भी भूकंप को मापने का एक यंत्र है, और इससे पता चलता है कि जो भूकंप हमने महसूस किया है उसकी तीव्रता कितनी थी, यानी कि वो कम था, ज़्यादा था, कितना उसका मान था, वो हमें पता चलता है रिएक्टर स्केल से। और भूकंप जो है वो 3 प्रकार के कंपन को पैदा करता है बेसिकली, जो कि है प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे और साथ ही में एल तरंगे। अब ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अधिकेंद्र यानी कि पृथ्वी के केंद्र के ठीक ऊपर, भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर जो पृथ्वी की सतह होती है उस बिंदु को कहा जाता है अधिकेंद्र। जैसे कि अगर आपकी ये सतह है और नीचे आपकी ये प्लेट्स हैं, राइट, यहाँ पर अगर आप जो है भूकंप ओरिजिनेट हो रहा है तो ये जो बिल्कुल इसके सेंटर का पॉइंट होगा, यहाँ पर जो पृथ्वी की सतह पर पॉइंट होगा जिसके नीचे आपको भूकंप देखने के लिए मिलेगा, तो इसी को कहते हैं अधिकेंद्र, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं एपी सेंटर। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। फिर है चंद्र ग्रहण, ये कब होता है। तो चंद्र ग्रहण होने की कंडीशन मैंने अभी आपको बताई, जब पृथ्वी जो है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो तभी होता है चंद्र ग्रहण। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही होगा, यानी कि पृथ्वी जो है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तभी जो है चंद्र ग्रहण देखने के लिए मिलता है। देखिए पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करती है, ये भी हमें पता है, और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है, क्योंकि सूर्य जो है वो सौरमंडल का भाग है। और सौरमंडल में टोटल कितने ग्रह हैं, तो ये है 8, उनमें से एक ग्रह है जिसका नाम है पृथ्वी। और ये पृथ्वी जो है ये सूर्य की परिक्रमा करती है और पृथ्वी की परिक्रमा करता है चंद्रमा। और परिक्रमा करते करते जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तो उसकी छाया जो है चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा जो है वो हमें धुंधला दिखाई देता है, तो उसी को कहा जाता है चंद्र ग्रहण। और ये कब देखने के लिए मिलता है, पूर्णिमा के दिन देखने के लिए मिलता है। फिर है हेली धूमकेतु की कौन से साल फिर से पृथ्वी के आसपास लौटने की उम्मीद है। तो ये है अराउंड 2061। ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पर सही होगा, यानी कि हेली धूमकेतु, जिसको हेली कॉमेट्स भी कहते हैं, ये वापस से 2061 में देखने के लिए मिलेगा। कहा जाता है कि जो हेली धूमकेतु है ये 76 वर्ष के बाद लौटता है, और अभी जो नेक्स्ट हमें देखने के लिए मिलेगा वो 2061 में देखने के लिए मिलेगा।
फिर है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी ये कहाँ पर स्थित है, तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी की बात करें तो ये चंद्रमा पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही होगा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी की बात करें तो देखिए इसे शांति का सागर भी कहते हैं और ये चंद्रमा पर एक स्थित अंधकार भाग का नाम है जिसको कहते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। देखिए चंद्रमा पर एक बहुत बड़ा पर्वत है, बहुत ऊंचा पर्वत है जिसका नाम है मोनस ह्यूजेंस, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी ऊंचाई लगभग 18,046 फीट है जो कि माउंट एवरेस्ट की आधी से अधिक है। चंद्रमा के अध्ययन की बात करें तो सेलिनोलॉजी कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर है सबसे उष्ण ग्रह या उष्ण ग्रह कौन सा होता है, यानी कि हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो सबसे गर्म ग्रह ये होता है वीनस जिसको कहा जाता है शुक्र, तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही होगा। अब बच्चों के माइंड में ये डाउट आता है कि अगर जो ये आप देख रहे होंगे सन है, फिर यहाँ पे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स इस तरीके से प्लैनेट्स चलते हैं, तो सन के सबसे पास तो मरकरी है यानी कि बुध है, लेकिन फिर भी जो अगर बात करें तापमान की तो ज़्यादा वीनस का यानी कि शुक्र का क्यों होता है, तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो बुध है, जो मरकरी है, इसके ऊपर जो एक कह सकते हैं आप पर्यावरण था या फिर आप कह सकते हैं वायुमंडल, ये जो है ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर जो वायुमंडल है वो नहीं है, लेकिन वीनस के पास जो है वो CO2 गैस है और इसी की वजह से ये अपने आप को बहुत गर्म प्लैनेट बना के रखता है, तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वीनस। फिर है पृथ्वी के अध्ययन को किस नाम से जानते हैं, तो पृथ्वी के अध्ययन की बात करें तो ये होता है भूगर्भ शास्त्र, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही होगा। भूगर्भ शास्त्र जिसमें हम स्टडी करते हैं पृथ्वी की, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही होगा। अब देखिए मैंने आपको बताया पृथ्वी का अध्ययन, तो ये होता है भूगर्भ शास्त्र जिसको जियोलॉजी भी बोलते हैं। इसमें हम पृथ्वी के अंदर की जो भी संरचना है उसका अध्ययन करते हैं। बात करें पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी की, तो इसमें आप जैव और अजैव घटक दोनों का अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी की बात करें तो उसमें प्राणी के बारे में आप डिस्कस करते हैं, जो भी जीवित प्राणी होती है उन सभी के बारे में, और इसके जो जनक है वो अरस्तु को माना जाता है। बॉटनी की बात करें तो इसमें वनस्पति का अध्ययन होता है। वहीं इथोलॉजी की बात करें तो इसमें मानव के आचार, व्यवहार, नीति, इन सब के बारे में अध्ययन किया जाता है। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पृथ्वी का अध्ययन, तो सही आंसर होगा जियोलॉजी। फिर है मैरियाना ट्रेंच, ये किस महासागर में स्थित है, तो मैरियाना ट्रेंच की बात करें तो ये स्थित है प्रशांत महासागर में, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा। मैरियाना ट्रेंच की बात करें तो इसकी गहराई ये है लगभग 11,022 मीटर और ये देखने के लिए मिलता है आपको प्रशांत महासागर में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा। फिर बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर कौन सी है, तो बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर, इसका नाम है कील नहर, ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर आपका सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि कील नहर जो कि बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाती है, और ये कहाँ पर है, तो ये स्थित है जर्मनी में, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वहीं बात करें स्वेज नहर की, तो ये भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है, तो ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वहीं बात करें पनामा नहर की, तो ये कहाँ पर है, तो ये कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर के बीच में, यानी कि जो कैरिबियन सागर है और साथ में जो हमारा पैसिफिक है यानी कि प्रशांत है, उसके बीच में आपको देखने के लिए मिलेगी पनामा नहर। स्वेज नहर तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। वहीं कील नहर की बात करें तो ये बाल्टिक समुद्र और उत्तरी समुद्र को आपस में मिलाती है। फिर है बाघ परियोजना, ये कब आरंभ हुई थी, तो बाघ परियोजना की बात करें तो इसकी शुरुआत ये हुई थी सन 1973, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा, और ये हुई थी सिंहभूम जिले से, तो ये भी इसमें आपको ध्यान रखना है। फिर है दचिग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, तो दचिग्राम अभयारण्य की बात करें तो ये है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर है यहाँ पर एक जो राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क है वो भी काफ़ी फेमस है जिसका नाम है किश्तवाड़, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर किस महासागर में केप कैमरून स्थित है, तो केप कैमरून की बात करें तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा हिंद महासागर में, ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर आपका सही होगा, यानी कि जो केप कैमरून है ये देखने के लिए मिलेगा आपको हिंद महासागर में, तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अब देखिए बात करें केप कैमरून की, तो हिंद महासागर में है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, और जो भारत की मुख्य भूमि है जिसका नाम है कन्याकुमारी, उसके पास ये देखने के लिए मिलता है। और
ये इसकी सबसे निकटतम जगह, यानी कि कन्याकुमारी के पास अगर निकटतम जगह की बात करें तो वहीं पे पड़ता है केप कमीरोन। लेकिन अगर भारत के सबसे दक्षिणतम भाग की बात करें तो ये होता है पिग्मेलियन पॉइंट, जिसको इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। फिर है समुद्री जल में कौन सा यौगिक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो समुद्री जल में सर्वाधिक यौगिक जो है यौगिक जो है सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला ये है सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर है झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो झीलों के अध्ययन को कहा जाता है लिम्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर आपका सही होगा, यानी कि लिम्नोलॉजी यही होती है झीलों की स्टडी या फिर झीलों का अध्ययन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन रॉक पैगोडा ये किस देश में स्थित है? तो गोल्डन रॉक पैगोडा की बात करें तो ये स्थित है म्यांमार में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर आपका सही होगा। बात करें म्यांमार की तो ये बर्मा का नया नाम है, तो ये भी आपको इसमें याद रखना है। फिर है अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत जिसका नाम है किलिमंजारो, ये किस देश में स्थित है? तो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत जिसका नाम है किलिमंजारो ये आपको देखने के लिए मिलेगा तंजानिया में। ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, तो तंजानिया, इसमें आपको ध्यान रखना है कि सबसे ऊंचा जो पर्वत है अफ्रीका का किलिमंजारो ये स्थित है तंजानिया में। अब वहीं बात करें इसके अलावा दक्षिण अमेरिका की, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी तो ये अकांकगुआ। एंडीज की बात करें तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। वहीं एवरेस्ट की बात करें तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम ही एवरेस्ट है। वहीं बात करें भारत की सबसे ऊंची चोटी की तो यह है K2 ऑस्टिन। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। फिर है विश्व की सबसे बड़ा जो कोरल ग्रेट बैरियर रीफ है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर आपका सही होगा, यानी कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये आपको देखने के लिए मिलेगी ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही होगा। फिर है कि ओजोन परत ये किस स्तर में पाई जाती है? तो ओजोन परत की बात करें तो ये सामान्यतः देखने के लिए मिलती है 30 से 50 किलोमीटर की रेंज में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा। और ये कौन से मंडल में देखने के लिए मिलती है? तो ये देखने के लिए मिलती है समताप मंडल में। तो और इसकी लिमिट कितनी होती है? 30 से 50 किलोमीटर। और देखिए ये हमें किससे प्रोटेक्ट करता है? तो जो सन से यूवी रेज निकलती है, पराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज, उससे ये हमें प्रोटेक्ट करता है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर है कि ये मैंने आपको यहाँ पर डिटेल बताई हुई है, 30 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपको ओजोन लेयर देखने के लिए मिलेगी, जो कि आपको पराबैंगनी किरणों से जो है आपको रक्षा प्रदान करेगी। और इसकी खोज 1902 में टीज रेस बोर्ड के द्वारा की गई थी। फिर है सुंडागर्त ये कहाँ पर स्थित है? तो सुंडागर्त की बात करें तो ये स्थित है आपका हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही होगा। फिर है पनामा नहर किस किस को जोड़ती है? तो पनामा नहर अभी मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ये अटलांटिक महासागर और साथ ही में प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। फिर है मटीरियोलॉजी किस चीज़ का अध्ययन है? तो मटीरियोलॉजी की बात करें तो ये अध्ययन होता है मौसम का। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही होगा। अब देखिए दो चीज़ यहाँ पर आती है जो बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं, मौसम से संबंधित है। देखिए एक आता है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, ठीक है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली में। ठीक है, और वहीं बात करें मौसम वेधशाला की यानी कि भारतीय मौसम वेधशाला, तो ये स्थित है आपका पुणे में। तो दोनों ही चीज़ें अलग अलग है, दोनों को याद रखिएगा। मीटीरियोलॉजी अध्ययन है मौसम का और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान ये स्थित है नई दिल्ली और मौसम वेधशाला ये स्थित है पुणे में। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो द्वीप है उसका नाम है रामेश्वरम। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा। ये आप इसकी लोकेशन देख सकते हो, भारत और श्रीलंका के बीच में ये है रामेश्वरम द्वीप। फिर है कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की बात करें तो उसमें भारत का स्थान है 7वां। वहीं पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें तो अभी इंडिया टॉप 1 पर आ गया है चाइना को पीछे छोड़कर। अब यहाँ पे क्षेत्रफल की बात करिए, एरिया की बात करिए तो भारत का स्थान कौन सा है? 7वां। इससे पहले जो 6 कंट्रीज हैं उसमें सबसे टॉप पर आती है रशिया, उसके बाद आता है आपका कनाडा, फिर आता है चाइना, देन USA, उसके बाद ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर आता है अपना देश भारत यानी कि इंडिया।
ठीक है। तो इससे पहले जो 6 कंट्रीज है जो कि है रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, ये भारत से बड़ी कंट्रीज है इन टर्म ऑफ एरिया। और फिर 7वें नंबर पर आता है भारत। फिर है वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत देखने के लिए मिलती है? तो ओजोन परत ये देखने के लिए मिलती है स्ट्रेटोस्फियर। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही होगा, जिसको हिंदी में कहते हैं समताप मंडल। और जो ये ओजोन लेयर है ये हमें प्रोटेक्ट करती है यूवी रे से, जो कि सन से निकलती है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर भारत की सबसे प्राचीन तेल शोधनशाला कहाँ पर स्थित है? तो तेल शोधनशाला की बात करें तो यह है दिग्बोई, जो कि कहाँ पर है? असम में है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही होगा, यानी कि जो सबसे प्राचीन तेल शोधनशाला है ये भारत के असम के दिग्बोई में स्थित है। और कब हुई थी? 1901 में। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर है कि विली विली क्या है? तो विली विली ये ऑस्ट्रेलिया में चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही होगा। फिर है हवा में जो अम्ल वर्षा है, जो एसिड रेन होती है, वो किस वजह से होती है? तो देखिए, जब हमारे वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो तभी आपको एसिड रेन के जो है इशू देखने के लिए मिलते हैं। और अभी जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है एसिड रेन्स यानी कि अम्ल वर्षा से, तो ये है ताजमहल। काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है बिकॉज ऑफ अम्ल वर्षा। तो ध्यान रखना है कि अम्ल वर्षा जो है कारण इसका है वायुमंडल में किसका मौजूद होना? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। फिर है कि रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो रोहतांग दर्रे की बात करें तो यह हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। फिर चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो चिपको आंदोलन की बात करें तो मूल रूप से ये वन कटाई के विरुद्ध था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही होगा। इसमें क्या होता था कि अगर कोई भी व्यक्ति वन काटने के लिए जाता था तो वहाँ के जो लोकल लोग थे जिन्होंने ये मूवमेंट शुरू किया था, वो पेड़ पर लिटरली जो है वो इस तरीके से चिपक जाते थे और कहते थे अगर आपको इस पेड़ को काटना है तो आपको पहले हमें काटना होगा। तो ये कुछ इस तरीके का मूवमेंट था जो कि आपको उत्तराखंड के जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए मिला था? चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए मिला था सन 1973 में। और इसको जिसने आगे बढ़ाया था उनका नाम था सुंदर लाल बहुगुणा। आई थिंक लास्ट ईयर इनकी डेथ हुई है, आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये आप चेक कर लीजिएगा कि अभी हाल ही में सुंदर लाल बहुगुणा का निधन हुआ है। ये कौन से इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था? तो ये चिपको आंदोलन से संबंधित है। इस तरीके से भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसा भी हो आपको हर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर रह के चलना है। ठीक है। फिर है कि माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो माओरी जनजाति की बात करें तो बेसिकली ये होते हैं न्यूजीलैंड। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही होगा। फिर है वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोमीटर किसने विकसित किया था? तो इसको विकसित किया था प्रोफेसर जीएमबी डॉप्सन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। ये आप चित्र में देख सकते हो जीएमबी डॉप्सन को। और प्रोफेसर जीएमबी डॉप्सन ने ही ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोमीटर को विकसित किया था। ओजोन जो है वो ऑक्सीजन के 3 अणु से मिलकर बनता है जो कि हमें पराबैंगनी किरणों से बचाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर पराबैंगनी किरणें डायरेक्टली हमारे जो है स्किन पे आती है तो हमें चर्म कैंसर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। और ओजोन को जो है वो पृथ्वी का रक्षा कवच भी कहा जाता है। तो इतनी चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। और अभी जो ओजोन छिद्र से संबंधित चीज़ें देखने के लिए मिलती है तो वो है कहाँ पर? अंटार्कटिका। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर है भारत का मानक समय कितने देशांतर का स्थानीय समय है? तो ये है 82.5 पूर्व देशांतर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा। और ये कहाँ से होके गुजरता है? तो ये इलाहाबाद से होके गुजरता है। और इलाहाबाद में भी कहाँ से? नैनी से। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा जो है वो क्या कहलाती है? तो भारत और चीन के बीच में जो सीमा है उसका नाम है मैकमोहन। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर आपका सही होगा, यानी कि भारत और चीन के बीच में जो रेखा है इसका नाम है मैकमोहन। ऑप्शन नंबर ए। वही बात करें डुरंड रेखा की तो ये जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, या कई बार इसको क्या कहते हैं अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में, क्योंकि बहुत माइन्यूट सा बॉर्डर है। वैसे सही आंसर इसका अफगानिस्तान और इंडिया ही होगा जो डुरंड रेखा आपको देखने के लिए मिलती है। वही बात करें रेड क्लिफ की तो ये है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। यहाँ पर आपसे पूछा गया है भारत और चीन, तो सही आंसर होगा मैकमोहन रेखा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है मुल्ला पेरियार बांध किनके बीच विवाद का विषय है? तो मुल्ला पेरियार बांध ये केरल और तमिलनाडु के बीच में एक विषय है विवाद का। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं? तो श्वेत क्रांति का जनक यानी कि फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, तो ये है वर्गीस कुरियन। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही होगा। और जो श्वेत क्रांति है किससे संबंधित है? तो ये मिल्क यानी कि दूध से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, तो सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये है गोवा, और सबसे बड़ा राज्य तो ये है राजस्थान। यहाँ पर बात हो रही है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर रिहंद बांध कहाँ पर स्थित है? तो रिहंद बांध की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए। और ये रिहंद नदी पर ही बनाया गया है और कहाँ पर स्थित है? मिर्ज़ापुर जिले के पिंपरी नामक स्थान पर, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर एक केवलादेव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो केवलादेव की बात करें तो ये है आपका राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा। फिर है कि अलमाती बांध किन किन के बीच में विवाद का विषय है? तो अलमाती बांध ये है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच में विवाद का विषय। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा। फिर है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी ये है अनाईमुदी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। देखिए अनाईमुदी की बात करें तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है। और अनाईमुदी कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु राज्य में देखने के लिए मिलती है। वही बात करें दोदा बेता की तो ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची जो है चोटी है। और ये कौन से पर्वत में है? तो ये नीलगिरी पर्वत में देखने के लिए मिलती है। फिर है जोग प्रपात कहाँ पर स्थित है? तो जोग प्रपात की बात करें तो ये है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी। और कहाँ कौन सी नदी पर है? तो ये शरावती नदी पर देखने के लिए मिलता है, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना ये हुई थी सन 1851। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही होगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय ये है कोलकाता, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर है कि एम एस स्वामीनाथन भारतीय अनुवांशिकी विद है, इनको किस में इनकी भूमिका जो है वो मानी जाती है? तो इनकी भूमिका है हरित क्रांति को लेके। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही होगा। और इन्हें ही कहा जाता है द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। और ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति का जो समय था वो था 1966 से लेके 1968 तक, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर है सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य, तो सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य तो ये है भारत का गुजरात। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। देखिए गुजरात जो है वो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है जिसकी लंबाई है लगभग 1663 किलोमीटर। दक्षिण भारत की सबसे लंबी तटरेखा की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु जो है वो तीसरे नंबर पर आता है। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। फिर है वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए जिस उपकरण का इस्तेमाल होता है उसका नाम है बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा। यानी कि बैरोमीटर से जो है बेसिकली आप किस चीज़ को मापते हैं? तो ये मापते हैं वायुमंडलीय दबाव को। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अदर ऑप्शन को अगर मैं डिस्कस करूँ तो देखिए जो लैक्टोमीटर है उससे दूध की शुद्धता को मापते हैं, थर्मोमीटर से तापमान को मेज़र करते हैं, और बैरोग्राफ जो है तो ये मैंने आपको बताया वायुमंडल के दाब को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे आपके टॉप 50 क्वेश्चन रिलेटेड टू ज्योग्राफी। होपफुली वीडियो आपको पसंद में आया होगा। अब मैं आपसे पूछूंगी टेस्ट के लिए 2 प्रश्न जिनके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो पहला प्रश्न है कि दचिग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका जो भी आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएंगे। और फिर है विश्व की सबसे बड़ा जो कोरल है जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ कि कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इनको जितना आप डिटेल में आंसर को बता सको उतना ही आपके लिए अच्छा है क्योंकि आपका ही एक तरीके से इसका रिवीजन हो जाएगा। तो इनका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। साथ ही में हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है जिसका नाम है रवि स्टडी IQ GK, ये भी अवेलेबल हो चुकी है। प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही में हमारी सभी पेड PDF वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है और वेबसाइट का नाम है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगी। तो ये था आपका आज का वीडियो जिसमें हमने टॉप 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट 50 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।